Assalamu alaikum. So in the previous lecture we started about different states of matter, that there are three states of matter: solid, liquid and gas, and we studied about some characteristics of all three of them. Now in today's lecture we will study about some typical properties of gases only. So it is written that all the gases have same physical properties, कि ज़्यादातर जो physical properties होती हैं वो तमाम gases की एक जैसी होती हैं. Some typical properties of gases are given below, कि इन्हीं gases के कुछ typical properties के बारे में अब हम पढ़ेंगे. उन properties के अंदर सबसे पहली property जो आती है वो हमारे पास है diffusion. तो diffusion के मतलब क्या होता है, इसकी definition क्या होती है? The spontaneous mixing of molecules, के molecules जब आपस में mix हो जाते हैं, spontaneous मतलब अचानक से, बाय रैंडम मोशन, के जब वो मोशन करते हैं रैंडम किसी भी डायरेक्शन के अंदर, एंड कोलिजन्स जब वो आपस में टकराते हैं, टू फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर, ताकि वो क्या बना लें, एक होमोजीनस मिक्सचर बना लें. एक होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने मिलकर आपस में एक मिक्सचर बना लिया. अब हम ये नहीं बता सकते कि अलग अलग वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एयर है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस. लेकिन हम अलग अलग से ये नहीं बता सकते कि कौन सी गैस कौन सी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि जो एयर है हमारे पास वो एक होमोजीनस मिक्सचर है. तो अगर हम आसान लफ्ज़ों के अंदर पढ़ने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, उनके अंदर क्या हुई, कोलिजन हुई, जिसकी वजह से वो आपस में मिक्स हो गए. अब उन्होंने बना लिया एक होमोजीनस मिक्सचर, और अब हम उनको आपस में अलग नहीं कर सकते. इसके आगे ये लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि ये जो डिफ्यूजन का रेट है, कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कितनी डिफ्यूजन होगी, डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ लिक्विड, कि उस लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट कितना था. लाइटर पार्टिकल्स या लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन द हैवियर वंस, कि जो लाइटर मतलब जो वेट जिनका कम होगा वो ज़्यादा आसानी से डिफ्यूज़ होंगी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आसानी से कर सकती हैं. अब हम क्या कहेंगे कि इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या आ जाता है. इसकी एग्जांपल के अंदर सबसे पहले आता है परफ्यूम. परफ्यूम को हम कैसे कहेंगे? हमने क्या किया, परफ्यूम है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और हमने क्या किया, हमारे पूरे रूम के अंदर गैस वैसे ही मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ द एयर. एयर असल में गैस की सूरत में होती है क्योंकि वो गैसियस स्टेट में होती है. और हमने क्या किया, उस परफ्यूम को स्प्रे कर दिया. अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उस परफ्यूम की जो खुशबू है वो सारे कमरे में फैल जाएगी. इसका क्या मतलब होगा कि अब वो दो गैसेस, एक परफ्यूम और एयर, आपस में डिफ्यूज़ हो गई हैं, और उन्होंने क्या बना लिया है, एक होमोजीनस मिक्सचर बना लिया है. और अब हम उन दो गैसेस को आपस में डिफ्यूज़ आउट नहीं कर सकते, मतलब वो आपस में क्या हो गई हैं, मिल गई हैं. अब हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. इसके अलावा कौन सी एग्ज़ाम्पल है कि ड्रॉप ऑफ फूड कलर. हमारे पास क्या है, एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है, हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया. थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जितना भी पानी था वो सब कैसा हो जाएगा, उस फूड कलर के कलर का हो जाएगा. अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते. हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये जो है ये पोर्शन फूड कलर का है और ये पोर्शन पानी का है, बल्कि वो पूरा पोर्शन एक होमोजीनस मिक्सचर बन चुका है. इसके बाद आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर, के कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी. हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डिफ्यूज़ होने का रेट किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. H2 जो है, एक H का मॉलिक्यूल जो होता है वो 1 होता है, यहाँ पर 2 H है मतलब 1 + 1 2. दूसरी गैस आ गई O2, एक O होता है 16, यहाँ पर O2 है तो 16 + 16 32. कार्बन मोनोऑक्साइड है, 12 होता है कार्बन और ऑक्सीजन होता है 16, दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 28.
अब आ गया नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन होता है 14, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो वो क्या होंगे 28। अब हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे और उस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सी गैस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी। H2 गैस हैज़ लेस वेट देन अदर्स, जो H2 गैस है उसका वेट कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी गैसेस। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो H2 है। क्यों? क्योंकि H2 का जो मास है वो हमारे पास 2 आ रहा था और बाकी सारी गैसेस 2 से ज़्यादा अबव थी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आती है इफ्यूजन की। इफ्यूजन को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे थ्रू अ टाइनी होल। एक टाइनी होल के ज़रिए से वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाएंगे इनटू अ स्पेस, एक ऐसे स्पेस के अंदर जिसका प्रेशर कम होगा। अब हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमने क्या किया, एक कंटेनर की एग्जांपल ली। उस कंटेनर के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, और दूसरा कंपार्टमेंट है जहाँ पर हीलियम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं उस तरीके से जितना फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों कंपार्टमेंट्स के दरमियान हमने क्या किया, एक स्मॉल होल बना लिया। तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स उस जगह से ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो ज़्यादा हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो कम प्रेजेंट हैं। इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो टाइनी होल एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो असल में इफ्यूजन है। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। द इफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। ये क्या होता है फ्यूजन, इसके अंदर होती है गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट थ्रू अ स्मॉल होल, एक स्मॉल होल की वजह से। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इफ्यूजन है। इफ्यूजन इज़ अ सिमिलर प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस होता है फ्यूजन जिसके अंदर गैशियस स्पेशीज़ पास फ्रॉम अ कंटेनर, एक कंटेनर से गैशियस स्पेशीज़ मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स पास करते हैं टू अ वैक्यूम। वैक्यूम किसको कहते हैं, एक ऐसी जगह को जो कि खाली हो, उधर पास करते हैं थ्रू स्मॉल ऑरिफिसेस के स्मॉल टाइनी होल्स से। There is also a law related to effusion which is known as the Graham's law. Effusion को डिफ़ाइन करने के लिए एक लॉ भी हमें दी हुई है और उस लॉ को हम क्या कहते हैं, ग्राम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ के बारे में। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, द रेट्स ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि इफ्यूजन फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड सेट किया 1 मिनट। हमने क्या करना है, 2 गैसेस को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी ज़्यादा जल्दी इफ्यूज़ आउट होती है। तो हम उसको कहेंगे कि ये रेट है किसका, इफ्यूजन का। तो द रेट ऑफ इफ्यूजन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इफ्यूजन ज़्यादा होगी कब, जब टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज़ और द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर एटम्स, या तो किसके स्क्वायर रूट के उसके एटम के, या फिर डेंसिटी के, या फिर मॉलिक्यूल के मैसेस के। ये इसका क्या मतलब है कि अगर हमें रेट ऑफ इफ्यूजन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी डेंसिटीज़ का स्क्वायर रूट है, या फिर उसके एटम का स्क्वायर रूट है, या फिर उसके मॉलिक्यूल के मैसेस का स्क्वायर रूट है, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कम होगी तो तभी इफ्यूजन ज़्यादा होगी। अब हम बात करेंगे इसके फार्मूला की। फार्मूला के अंदर सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि रेट 1 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m1, मतलब रेट ज़्यादा है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, कम है। रेट अगर ज़्यादा हमें चाहिए तो उसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो उतना ही कम होना पड़ेगा। अब हमने दूसरी इक्वेशन लिखी कि रेट 2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m2, कि जो मॉलिक्यूलर मास है m2 वो रेट क्या है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 3 के ऊपर।
पेज नंबर 3 के अंदर हम क्या कहते हैं कि बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे कि रेट 1 को रेट 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट नंबर 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2, क्योंकि अगर रेट नंबर 1 जो है वो बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम होगा, अगर कम होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे पास वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर के अंदर। अब हमने क्या बोला कि रेट नंबर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट किसके, m2 के, डिवाइडेड बाय रेट नंबर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसके, m1 के। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम रेट 1 किसको कह रहे हैं, रेट 2 किसको कह रहे हैं, हम लोग m1 किसको कह रहे हैं और m2 किसको कह रहे हैं। तो रेट नंबर 1 हम कहेंगे कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, कि फर्स्ट गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है, वो रेट 1 है। इसके बाद आ गया रेट 2, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस क्या है, वो हमारे पास रेट 2 है। m1 क्या है, मोलर मास है गैस नंबर 1 का, और m2 क्या है, मोलर मास है गैस नंबर 2 का। अब हमने क्या बोला कि इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाती है, व्हेन अ टायर इज पंचर्ड एयर इफ्यूजेस आउट, जो अंदर एयर थी, अगर टायर के अंदर होल होता है तो वो बाहर आने की कोशिश करती है। मतलब टायर के अंदर क्या मौजूद है, ज़्यादा एयर मौजूद है, और जब उसके अंदर स्मॉल होल आता है तो वो एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर बाहर आती है उसके मॉलिक्यूल्स जहाँ पर कम होते हैं। अब हमने ग्राम्स लॉ के अंदर भी पढ़ा कि जो इफ्यूजन है वो डिपेंड कर रही थी 3 चीज़ों के ऊपर, या तो मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर, या तो एटम्स के ऊपर, या फिर किसके ऊपर, डेंसिटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है द इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मैसेस, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मैसेस के ऊपर। लाइटर गैसेज इफ्यूज मोर फास्टर देन द हैवियर वंस, कि अगर एक लाइटर गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो ज़्यादा जल्दी इफ्यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू उस गैस के जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है। अब आ जाती है तीसरी प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वो ना सिर्फ क्या करते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बल्कि उस वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं जिस कंटेनर के अंदर वो मौजूद होते हैं। किसकी वजह से, अपने मोशन की वजह से। और ये मोशन 2 तरीके का होता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट, मतलब आगे पीछे भी वाइब्रेट करते हैं, और क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं, कहीं और जगह भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स किसी भी दीवार के साथ जाकर कंटेनर की टकरा गए तो उसकी वजह से क्या होगा, और एनी अदर सरफेस या फिर किसी और सरफेस के ऊपर जाकर टकरा गए तो क्या होगा, दे एक्सर्ट प्रेशर, वो क्या करेंगे, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस वॉल के ऊपर कंटेनर की जिसके ऊपर जाकर वो टकराए थे। अब हमने यहाँ पर प्रेशर की बात की है तो हम प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट सरफेस एरिया का क्या मतलब होगा, 1 मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी फोर्स लग रही है उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है। प्रेशर का क्या मतलब होता है, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल हमने पर यूनिट का मतलब होता है 1, और सरफेस एरिया हमने मीटर स्क्वायर के अंदर लिया है। अगर किसी भी 1 मीटर सरफेस एरिया के ऊपर जितना भी प्रेशर लग रहा है फोर्स लग की वजह से, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये क्या है, प्रेशर है, यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो जो फोर्स है उसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और ये उस साइंटिस्ट के नाम पर है कि जिसने इसके यूनिट को डिफ़ाइन किया था। एंड दैट ऑफ द एरिया इज़, और अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो होता है मीटर स्क्वायर।
तो क्या है, ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है और एरिया का कितना है, मीटर स्क्वायर है। हेंस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का न्यूटन आ गया और एरिया का क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास N/m स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो m स्क्वायर है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस की वैल्यू के अंदर, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर और -2। अब हमने क्या बोला, इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, जिसको हम आम तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर का यूनिट कंसीडर करते हैं। हमने क्या बोला, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कि वो प्रेशर जो कि जिसकी फोर्स कितनी है, न्यूटन के अंदर है और किस एरिया पर पड़ रही है, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर पड़ रही है, और वो फोर्स भी कितनी होगी, 1 होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे कि ये किसके बराबर है, 1 पास्कल के बराबर है। अब आगे लिखा हुआ है कि बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है कि वो प्रेशर जो इन्वायरमेंट एक्सर्ट कर रही है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको हम कहेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कि एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। एंड द मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन द लेबॉर्ट्री, और जो मैनोमीटर है वो प्रेशर को मेजर करेगा किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर। अब ये है पेज नंबर 4 और इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, के सी लेवल के ऊपर वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर लगा रही है उसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। अब लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम ऐसे बताएंगे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम, एक कॉलम है मरकरी का, जैसे कि थर्मोमीटर के अंदर मरकरी फील्ड होती है, एक्सर्ट कर रहा है मरकरी कॉलम कितनी हाइट का, 760 mm सी लेवल के ऊपर, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इट इज़ सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी, ये इतना प्रेशर होता है कि ये किसको सपोर्ट कर सके, एक मरकरी के कॉलम को, जो कि कितना था, 760 mm इन हाइट एट सी लेवल, हाइट के अंदर सी लेवल के ऊपर ये इतना प्रेशर होता है जिसके अंदर हम 760 mm अगर मरकरी है हाइट के अंदर, तो उसको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके सी लेवल के ऊपर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। एक एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, वो किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी, और ये किसके बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर होता है। और अब हमने इसको 760 टॉर के बराबर क्यों कहा है, क्योंकि जो 1 mm Hg होता है वो बराबर होता है 1 टॉर के। अब हमने 1 एटमॉस्फेयर को बराबर किया किसके, 101,325 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या पे 101,325 पास्कल। अब अगर हमारे पास कोई भी यूनिट है वो किसके अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उसको पास्कल के अंदर या पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसकी जितनी भी वैल्यू है एटमॉस्फेयर की, हम उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 101,325 से। अगर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 101,325 से। अगर हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 101,325 से, और ये सो ऑन आगे बढ़ता ही चला जाएगा। अब इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी की। कॉम्प्रेसिबिलिटी होती क्या है,
इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और उस प्रेशर के लगाने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। के प्रेशर लगाने की वजह से उसका वॉल्यूम सब्सटेंस का, गैस का कम हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कॉम्प्रेसिबिलिटी। द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ लाइक द चेंज इन द वॉल्यूम। जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर, पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के अंदर भी कितना चेंज आ रहा है, 1 यूनिट, मतलब दोनों चीज़ें 1 और 1 हैं। अब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कि हमने किसी भी चीज़ के ऊपर अगर प्रेशर लगाया और उसकी वजह से जो गैस है उसके अंदर चेंज आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्रेसिबिलिटी है। अब आगे लिखा हुआ है कि द गैसेस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच पार्टिकल, क्योंकि गैसेस के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं क्योंकि उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। दे हैव नो शेप एंड नो वॉल्यूम, इनका ना तो कोई शेप होती है और ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ आसानी से प्रेशर की वजह से क्या कर सकते हैं, अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं। गैसेस कैन बी इजीली स्क्वीज्ड टुगेदर, कि वो किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, गैसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दिया जाता है या फिर किया जा सकता है ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस, क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान। व्हेन गैसेस आर कॉम्प्रेस्ड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर, जब गैसेस के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, और क्या करेंगे, अब उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर थे, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ज़्यादा जगह को क्या कर रहे थे, घेर रहे थे। अब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, कम जगह को घेरेंगे and occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state। अब वो क्या करेंगे, उस वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की जगह को घेरेंगे जब वो अनकॉम्प्रेस, जब हमने उनके ऊपर प्रेशर नहीं अप्लाई किया था तब से। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। गैसेस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, के गैसेस हमेशा क्या होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स दे मूव टू एंड फ्रो एंड ऑल्सो इन द रैंडम मोशन, कि ये वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे, और रैंडम डायरेक्शंस के अंदर भी। दे कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी क्या करते हैं, टकराते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये लोग हर वक्त मोशन के अंदर होते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या बोला, टू मूव फ्रीली, ताकि ये क्या कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या हैं, दूर हैं। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन, ये मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह जाना और मोशन करना, रिजल्ट्स इन द मिक्सिंग अप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये इसकी वजह से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, दूसरी जगह पर जा सकते हैं, टू प्रोड्यूस अ होमोजीनस मिक्सचर, ताकि वो क्या बना सकें, एक होमोजीनस मिक्सचर बना सकें। इसके पहले हमने होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा भी था और अब हम दोबारा क्या करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर को डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है।
तो होमोजीनस मिक्सचर इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मिक्सचर। ये कोई भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस का कोई मिक्सचर हो सकता है दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट्स एक ही प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। हम ये नहीं बता सकते कि जो दो कंपोनेंट्स मिक्सचर्स आपस में मिलाकर जिनकी वजह से बना है वो दो अलग अलग कौन से हैं। थ्रू आउट एनी गिवन सैम्पल, किसी भी सैम्पल के अंदर देखें, अगर एक मिक्सचर दो मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने की वजह से बना है तो हम क्या कहेंगे कि जब ये मिक्सचर बन चुका तो हम उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते। अब हमने आगे क्या बोला, इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या आ सकता है, एयर आ जाती है। वजह, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एयर को हम लोग अलग अलग गैसेस के अंदर नहीं तोड़ सकते। हम क्या कहेंगे कि एयर एग्जाम्पल है होमोजीनस मिक्सचर की। और इसके अलावा आ गया सलाइन सॉल्यूशन, मतलब नमक और पानी का मिक्सचर। नमक और पानी के मिक्सचर को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। इसके बाद आ गया पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 के अंदर आती है डेंसिटी, विच इज़ द लास्ट टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि द डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि गिवन मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी गैस का कितना मास आ रहा है, ये उसकी डेंसिटी है। फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज़ द डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कि जो डेंसिटी है इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी मास है डिवाइड हम उसको कर देंगे कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो। एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट मेड अप फ्रॉम कंपैरेटिवली डेंस मटेरियल। जैसे कि आयरन से मिलकर अगर कोई ऑब्जेक्ट बना है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। ठीक है, मास हमने क्या बोला कि वाटर का मास और आयरन का मास एक है, लेकिन हमने क्या बोला कि क्योंकि जो आयरन है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होंगे और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे। जो मास है वो हमने क्या कहा है कि दोनों का एक जितना है, लेकिन फिर भी जो आयरन होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब हैं, तो वो क्या करेंगे कि कम स्पेस घेरेंगे एज़ कम्पेयर टू क्या, अगर वाटर होगा तो वो ज़्यादा स्पेस घेरेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, गैसेस हैव लो डेंसिटी दैन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जो गैसेस होती हैं उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड या फिर सॉलिड। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि डेंसिटी किससे डिवाइड हो रही है, मास डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम से, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि गैसेस जो होते हैं वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम क्या करते हैं, घेरते हैं। अगर ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। दिस इज़ ड्यू टू द लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम। इसकी वजह क्या है कि मास कम होगा और उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मास कम क्यों होगा, उसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे क्योंकि वो एक दूसरे से दूर बहुत ज़्यादा हैं। ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, वो जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ने घेरा हुआ है वो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। गैस डेंसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम क्या करेंगे कि गैस की डेंसिटी को बताने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से हम ग्राम्स के अंदर लेंगे और वॉल्यूम किसके अंदर लेंगे, डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेंगे। अगर हम लिक्विड या फिर सॉलिड की डेंसिटी को बताना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको लेंगे ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, कि मास जो है वो ग्राम के अंदर है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। अब हम क्या करेंगे आगे कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की जो डेंसिटीज़ हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जो लिक्विड और सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गैसेस। अब इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न ये होगा क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कम जो है मास होता है उनका और वॉल्यूम ज़्यादा घेरते हैं। इसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। द डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग। ठीक है,
कूलिंग की वजह से क्या होगा कि डेंसिटी इंक्रीज होगी गैसेस की। अब हम आगे जाकर अभी इसका रीज़न पढ़ेंगे कि आखिर वजह क्या है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़ ली एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर जो कि एनवायरनमेंट एग्जर्ट कर रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो जो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.4 ग्राम अपॉन डेसीमीटर क्यूब होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, मतलब कूल करने की तरफ जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वजह क्या है कि वाई द डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग, कि जो डेंसिटी है गैसेस की वो बढ़ती क्यों है कूलिंग की वजह से। तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर गैसेस, कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैसेस के अंदर, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो कम होगा। इफ़ द टेम्परेचर डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर कूलिंग की वजह से क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम और डेंसिटी, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब अगर टेम्परेचर के कम होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब क्या कहेंगे हम कि द वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डेंसिटी बढ़नी चाहिए। द वॉल्यूम डिक्रीजेज सो द डेंसिटी इंक्रीजेज। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, एंड व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेज, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब डेंसिटी बढ़ेगी किसकी वजह से, जब वॉल्यूम कम होगा। और हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसकी वजह से जो हमने एग्जाम्पल दी थी कि ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.4 होती है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 1.5। तो इसकी वजह से सिर्फ यही होती है कि क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है टेम्परेचर को कम करने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड ऑफ लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सम typical properties of gases only. So these will not be applicable on solids or liquids. They are meant for the gaseous state only.